हेलो 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 क्लासेस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आगे एक्सरसाइजेस सॉल्व। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था पहले वीडियो में। पहले 2-3 पार्ट्स में मैंने सारा फर्स्ट चैप्टर डाल रखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग आखिर क्या पढ़ना है। आज मैंने कहा था एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। आपने ये कीवर्ड्स मेरे ख्याल से पढ़ लिए होंगे, उनका मीनिंग भी आपने निकाल लिया होगा, और ये आपको समरी खुद से पढ़नी है। मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आपको खुद से ही पढ़नी है। अब देखिए एक्सरसाइजेस, अभी एक्सरसाइज में सॉल्व करा देती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने घर में ट्राई किया होगा सॉल्व करने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखती हूँ। The same kind of plant grown and cultivated on a large scale at a place. यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं। Select the correct word from the following list and fill in the blanks. Flood, water, crop, nutrients, preparation. इसको यहाँ फिट करना है। तो पहले वाले का आंसर देखिए क्या होगा कि एक ही तरीके के प्लांट्स, अब समझिएगा ध्यान से। सेम काइंड ऑफ प्लांट मतलब कि सेम काइंड यानी कि एक तरीके के प्लांट जब ग्रो किए जाते हैं और उनकी खेती की जाती है लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल ध्यान से पढ़िएगा। लार्ज स्केल पे जब किया जाता है एक ही प्लेस पे, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं। ये शायद मैंने चैप्टर की शुरुआत में आप लोगों को बताया था, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज ग्रोइंग। क्रॉप को ग्रो करने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डेज ऑफ द सॉइल। सॉइल का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप आपको याद होगा तो हम लोग प्लोइंग और टाइलिंग करते थे, इसका मतलब है प्रिपरेशन करते थे सॉइल की। ओके, अब यहाँ लिख देते हैं, इसका मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अगर नहीं बने तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा पेंसिल से। यहाँ मैं पेंसिल लिखूँगी, इसलिए मार्कर से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये दोनों चीज़ें आई होगा आपको समझ आ गई होंगी अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा होगा। बाकी के देखते हैं, आप ही अपने पॉइंट्स देखते रहिएगा बुक में। मैं पेज टर्न कर देती हूँ। डैमेज सीड, ये तो बहुत ही ईजी है मेरे ख्याल से, बट फिर भी इसको ना समझ आए वो समझ लो। जो डैमेज सीड थे हम लोगों ने एक एक्टिविटी करी थी उसमें। तो डैमेज सीड क्या होते थे, इस तरीके से फार्मर सिलेक्शन करता था सीड्स का। आप उस टॉपिक में देख सकते हो जाके। डैमेज सीड क्या करते थे, वो फ्लोट करते थे टॉप ऑफ द वाटर। फ्लोट यानी कि तैरना, ये ऊपर आ जाते थे वाटर में। ये एक्टिविटी है आपके बुक में, उसमें आप देख सकते हो। वाटर के टॉप पे वो फ्लोट करते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डेज फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है और किसकी जरूरत पड़ती है, फ्रॉम द सॉइल। तो एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, सनलाइट एंड वाटर। एंड किसकी जरूरत पड़ती है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन न्यूट्रिएंट्स की, जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है। ओके, वाटर एंड सॉइल। ओके, आई होप आपको पहले से समझ आ गई। अगर नहीं समझ आ रही है यानी आपने चैप्टर नहीं पढ़ा। अब आते हैं मेक द फॉलोइंग कॉलम्स। पहला खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप, केमिकल, ऑर्गेनिक मैन्योर। अब आप लोग बताइए कहाँ कहाँ मैचिंग होगी इनकी, थोड़ा सा गैस कर सकते हैं। सबसे पहला है खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप इज फॉर पैडी एंड मेज। ओके, ये एग्जांपल्स हैं खारिफ क्रॉप के, पैडी एंड मेज। और नेक्स्ट देखिए राबी क्रॉप। राबी क्रॉप का एग्जांपल क्या होगा, वीट, सॉरी 1 मिनट। देखिए खारिफ क्रॉप का एग्जांपल हो जाएगा पैडी एंड मेज। राबी क्रॉप का एग्जांपल आ जाएगा आपका वीट, ग्राम, टी। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं, ये देख लेते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर में आता है एनिमल एक्सक्रीटा, काऊ डंग एंड न्यूट्रल। अब देखिए यहाँ 4 ऑप्शंस थे, बट यहाँ 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए हुए थे आपको कॉलम बी में।
तो ये आपको ध्यान रखना है, एक ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि फूड फॉर कैटल नहीं था इसमें, किसी से भी मैच हो रहा था। इसको मैं मैच कर देती हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ 1 वीट ग्राम पी, 2 वाला है, 3 वाला ये वाला है, एंड देन 4 वाला ये है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। मैंने एग्जांपल्स आपको याद करने के लिए दिए थे, वही आपको यहाँ लिखने हैं। इनके 2 एग्जांपल्स लिख दीजिएगा। सिंपल एग्जांपल मैं बता देती हूँ, लिख के लिख दी थी। खारिफ का पैडी एंड मेज, एंड रावी का पी, वीट एंड पी, वीट एंड पी। ओके, यहाँ पे आपको पैराग्राफ लिखना है, इस पे जो हमने पढ़ा है उससे आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ डिफरेंस जो उसमें बुक में दिया गया है उसी से आपको लिखना, मतलब सेम नहीं लिखना है। डिफरेंस आप पढ़ चुके हैं। व्हाट इज इरिगेशन, क्या होता है ये लिखना है। इसमें 2 मेथड बताने हैं इरिगेशन से, जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। 2 मेथड हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। उसके बाद अगर सोन किया जाए वीट को खारिफ सीजन में तो क्या होगा, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था। अगर उसको सोन करेंगे वीट को खारिफ सीजन में तो क्या होगा। तो देखिए, अगर हम लोगों ने खारिफ सीजन में वीट को, तो उसको टेम्परेचर सही नहीं मिलेगा, वो भी टेम्परेचर होगा वो उससे अडेप्ट नहीं होगा, या तो वो ग्रो नहीं करेगा, अच्छी खेती नहीं होगी। खारिफ सीजन रेनी सीजन होता है। वीट की जो ग्रोथ होती है वो होती है रावी सीजन में, जो कि विंटर सीजन होता है। अगर उसे उसी सीजन में ग्रो करना तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मैंने आपको पहले बताया भी है और जगह पहले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सॉइल अफेक्ट बाय कंटिन्यूस प्लांटेशन, कैसे अफेक्ट होती है ये भी आपको पता होगा कि जब हम सॉइल पे कंटिन्यूस प्लांटेशन करते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। अगर हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस सब डिक्रीज हो जाते हैं, इससे लॉस हो जाता है न्यूट्रिएंट्स को। गैर जरूरी होता है अच्छी खेती के लिए, यील्ड के लिए। नीड्स क्या होते हैं, उन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं, जैसे हम लोगों ने देख ही लिया था कि वीड जो होते हैं वो अनफेवरेबल प्लांट्स होते हैं और उन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग, ये भी हम लोगों ने देखा था। किल कर देते हैं हम लोगों ने टाइलिंग से पहले, बिफोर सोइंग किल कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे हमने इसके मेथड देखे, वीडियो देख सकते हैं। यहाँ अरेंज करना है इनको, जैसा कि मैंने सिखाया था वैसे ही आपको भी अरेंज करना है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कैसे करना है। नंबर 1 पे आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नंबर 2 पे प्रूनिंग ऑफ फील्ड, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग सोइंग, एंड देन मैन्यूरिंग, एंड देन इरिगेशन करते हैं उसका फसल का, उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं 6 नंबर पे, और उसे शुगर फैक्ट्री यानी स्टोरेज में डाल देते हैं। लास्ट ऑप्शन में था हमारा। तो यहाँ मैंने ये सब आपको बता दिया। यहाँ पे आप लोग अपने आप से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यू आर इन अ बिग क्लास। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको एक पजल बननी है। मैं चाहूँगी आप लोग खुद से बन लीजिए, ये आपको होमवर्क है, क्योंकि ये काफ़ी इजी पजल है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। तो इसके बाद आपका ये चैप्टर ओवर हो चुका है। अब हम कल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, एंड 12 अप्रैल से हम लोग मैथ्स भी पढ़ेंगे। और अभी आपके पास 10 अप्रैल है, तो 12 अप्रैल से हम लोग मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू for today classes. Thank you बच्चों। एंड लास्ट लाइन रोज की तरह आज भी लिख देती हूँ, कल मिलती है। ओके, बाय।